स्टूडेंट्स आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत जम के चल रही होगी। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने फिज़िक्स का एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया। ये सेकंड वीडियो है जिसमें आपको पूरा ही कंप्लीट होता हुआ आपको फिज़िक्स दिखेगा। ये अरिहंत की सीरीज़ चल रही है, तो अरिहंत की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके पूरी सीरीज़ स्टार्टिंग से भी देख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ फिज़िक्स देखना है तो डेफिनेटली आप फिज़िक्स भी देख सकते हैं। दोस्तों कहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों हम बात करेंगे हाइड्रो डायनेमिक्स की, ठीक है। यहाँ से ऑनवर्ड हमें कवर करना है हाइड्रो डायनेमिक्स, ठीक है। चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो दिख रहा है स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब ये स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है? धारा रेखीय फ्लो भी कहते हैं इसे, स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कहा जाता है। तो इन दिस टाइप ऑफ फ्लो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड रिमेन सेम, ठीक है। जो धारा बह रही है, मान लो पानी की धारा है, तो उसमें वेलोसिटी जो भी होगी, मान लो कि 10 मीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत रेयर चांस है वैसे। मान लो कि 2 मीटर पर सेकेंड के धारा से बह रही है, तो ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, इसकी सेम रहेगी हमेशा। सो इन दिस टाइप ऑफ फ्लो वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, वो चाहे कहीं भी जाए, वहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी जो है सेम ही रहेगी। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंस का मतलब होता है उथल पुथल होना। जैसे टर्बुलेंस कई बार आपने सुना होगा ना कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है तब भी उसको टर्बुलेंस देखने को मिलता है क्लाउड की वजह से। मतलब कि एक समान कंसिस्टेंट जो है वेलोसिटी नहीं होगी उसमें। सो द फ्लूइड डज नॉट मेंटेन कॉन्स्टेंसी of velocity of its fluid particle, that particular type of flow is called turbulent। जहाँ पे वेलोसिटी कभी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो वो उस तरीके के फ़्लो को टर्बुलेंट कहते हैं। और टर्बुलेंट जो फ़्लो होता है उसमें शिप्स का जो है बहना या फिर जो है फ़्लो होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर आता है क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करेंगे। सो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है? ऐसी वेलोसिटी दोस्तों जिस वेलोसिटी पे फ्लूइड जो है स्ट्रीम लाइन फ्लो को मेंटेन करके रखे, उसके ऊपर अगर वेलोसिटी जाएगी तो टर्बुलेंट हो जाएगा। सो ऐसी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड अप टू विच द फ्लो रिमेन स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी कहेंगे। अब क्या आता है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक ट्यूब से अगर पानी को फ्लूइड को बहाएंगे, ठीक है, एक ट्यूब से फ्लूइड को बहा रहे हैं, द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट इक्वल्स द मास फ्लोइंग इन, होल्ड्स इन ऑल केसेस, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि ये पानी है, ऐसे इतना पानी आ रहा है, यहाँ पे आपने एक फ्लूइड रख दिया, ठीक है। सो अगर आप व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू ए ट्यूब द मास ऑफ लिक्विड, ये जो इस लिक्विड का मास है इक्वल, जो कि लिक्विड फ्लो हो रहा है, इक्वल्स द मास फ्लोइंग इन द होल फ्लोइंग इन, ठीक है। जितना मास इससे जाएगा उतना ही मास इससे बाहर निकलेगा। इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए भी जो है कांस्टेंट है, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मान लीजिए ये ट्यूब है, तो इस एरिया को जो ये पूरा गोल सा होता है इसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहा जाता है। और वी जो होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड होती है। फिर आता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम देखते हैं, बर्नौली का सिद्धांत। सो व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, देखिए मान लीजिए कि कोई ऐसा लिक्विड है जिसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है और वो नॉन विस्कस भी है, वो गैस भी हो सकता है, फ्लोज इन स्ट्रीम लाइन मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज प्रेशर एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट। समझने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल, ऐसा फ्लूइड है, लिक्विड है जो कि इनकम्प्रेसिबल है, नॉन विस्कस है, फ्लो करता है स्ट्रीमलाइन मोशन में, जहाँ पे वेलोसिटी उसकी नहीं बदल रही है। ठीक है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। मान लो यहाँ से बहते हुए स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ तक आ रहा है एंड पॉइंट, चाहे वो ऐसा रास्ता ही क्यों ना हो, वेलोसिटी सेम है। ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे आ रहा है। देन जो ये इसका जो प्रेशर होगा, इस पार्टिकुलर जो है टोटल एनर्जी जो होगी यहाँ पे, अब देखिए इस तरीके से जो पानी बह रहा है ना, वो आप जिस रास्ते से भी बह रहा है तो उस रास्ते के ऊपर ये जो है एक प्रेशर लगाएगा, जिसे कहेंगे प्रेशर ऑफ द प्रेशर ऑफ जो आपका पानी का वॉल्यूम है उसका प्रेशर। तो इस एनर्जी को हम प्रेशर एनर्जी कहेंगे। खुद पानी बह रहा है तो जो चीज़ बहती है, चलती है, दौड़ती है, उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा। साथ में मान लो ये कुछ हाइट से नीचे आ रहा है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो तीनों एनर्जी हर जगह, तीनों एनर्जी चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, हर जगह एक कांस्टेंट होगी। दिस इज बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, सो वेंचुरी मीटर जो होता है, पिटॉट ट्यूब जो होता है, बंसेन्स बर्नर जो होता है, एटोमाइज़र जो होता है, फिल्टर होता है, पंप होता है, एंड मैग्नस इफेक्ट जो होता है, दे आर बेस्ड अपॉन द बर्नौली थ्योरम। ये पूछ लिया जाता है वेंचुरी मीटर किस पे काम करता है, तो ये बर्नौली थ्योरम पे काम करता है। पिटॉट ट्यूब किस पे काम करता है, ये काम करता है अगेन बर्नौली थ्योरम पे। बंसेन्स बर्नर किस पे काम करता है, ये काम करता है बर्नौली थ्योरम पे। एटोमाइज़र किस पे काम करता है, ये भी काम करता है बर्नौली थ्योरम पे। फिल्टर किस पे काम करता है, ये सब जो है बर्नौली थ्योरम पे काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। एक मान लो कि ये एक पेंडुलम है, ये यहाँ गया, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इस तरीके के मोशन को, जो रिपीटेटिव मोशन हो रहा है लगातार, इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एनी मोशन विच रिपीट्स itself after a regular interval of time is called periodic और हार्मोनिक मोशन। जैसे कि पेंडुलम घड़ी जो होती है, पेंडुलम जो होता है, ठीक है, अपने एक्शन को ये रिपीट करेगा। एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ऐसे 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 एक इंटरवल ऑफ टाइम पे इसको ये रिपीट करता है। इस तरीके की मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, ओसिलेशन होता है ऐसा ऐसा, जो कि वाइब्रेशन टाइप का होता है। एक मान लो आप एक कण है, ठीक है, एक कण है यहाँ पे, जब आप ये धागे पे एक कण पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आप धागे पे कुछ बांध दो यहाँ पे, फिर इस धागे को यहाँ बांध दो, यहाँ बांध दो, और इस धागे को जब हिलाओगे तो ये ऐसे ऐसे करेगा। इस तरीके के मोशन को ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। So if a particle repeats its motion after a regular time interval about a fixed point, motion is said to be oscillatory और या फिर वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मैंने बताया एक धागा लो, एक रस्सी लो, बांध दो, तो इस रस्सी पे कुछ कोई भी सामान बांध दो, यहाँ पे कोई भी सामान हो सकता है, कागज़ बांध दो, कुछ भी बांध दो, फिर इस रस्सी को ऐसे हिला दो, तो ये अपने ही पॉइंट पे ऐसे ऐसे करेगा, इसी पॉइंट पे। इस तरीके के मोशन को हम क्या कहते हैं, ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। फिर आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इफ ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रॉम ऑन ए स्ट्रेट लाइन अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, when a particle executes simple harmonic motion passes through the mean position। समझ में आई बात। if a body moves to and from on a straight line about a fixed position, ठीक है, यहाँ पे मान लो पेंडुलम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हार्मोनिक मोशन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पेंडुलम है, एक रस्सी से ऐसे बंधा हुआ है, ठीक है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ से,
अब ये यहाँ से यहाँ गया, 2 गया, और यहाँ से यहाँ आया, फ्रॉम से यहाँ से आया, ठीक है। फिर इधर गया, फिर इधर से ऐसे आया। तो ये स्ट्रेट लाइन में से बंधा है, ठीक है। और ये एक यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, ये फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। इस तरीके के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इफ़ ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रॉम ऑन ए स्ट्रेट लाइन अबाउट ए फिक्स्ड पोजिशन, then its motion is called simple harmonic motion. When a particle executing simple harmonic motion passes through the mean position, जब ये इसका मीन पोजीशन क्या होगा, यही होगा जहाँ से स्टार्ट किया। ऐसे ये पेंडुलम था, आपने इसको हिला दिया, अब ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसका फिक्स मीन पोजीशन यही है। सो व्हेन ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पासेस थ्रू द मीन पोजीशन, क्या क्या होगा? नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल। जब ये मीन पोजीशन पे होता है ना, यहाँ पे कोई फोर्स इस पे काम नहीं करता, ना काइनेटिक एनर्जी होती है इसमें, ना ही इस पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। वेलोसिटी जो है इसकी मैक्सिमम होती है, कोई इस पे फोर्स काम नहीं कर रहा होता है। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली मैक्सिमम होती है, ठीक है, बट जो फोर्स कोई काम नहीं कर रहा होता है जब मीन पोजीशन पे होता है। तो वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होती है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगी। फिर जैसे जैसे नीचे आएगा ये वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। जब यहाँ पे होगा इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, चूँकि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12 mv² होता है। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो स्क्वायर में है तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी इसका मिनिमम होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है और जो है जी की वैल्यू यहाँ पे सबसे कम होगी, क्योंकि ये सबसे लोअर पोजीशन है। जैसे ये ऊपर जाएगा तो सबसे ऊपर आ गया तो जी की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर कोई बात समझिए, अब अगर कोई पार्टिकल है एक्सिक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर ये एक्सट्रीम एंड पे है, मतलब कि पहले यहाँ पे था, अभी आके ये यहाँ पे, ठीक है, अभी ये यहाँ पे इस पोजीशन पे एक्सट्रीम एंड पे है, तो क्या होगा? वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी, जैसा कि मैंने बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बिल्कुल 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट आपको समझ में आ गया कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 0 एंड काइनेटिक एनर्जी जो है इसकी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ठीक है, मैक्सिमम होगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगा, पहले ही बता दिया था। पोटेंशियल एनर्जी क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि जी की वैल्यू यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। हाइट पे आ गया, एच है ना, mgh होता है ना, जी की वैल्यू छोड़ो, हाइट सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे तो हाइट बिल्कुल कम हो, यहाँ पे से यहाँ से तो कम से कम ऊपर गया बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे जो है जी की जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। रीस्टोरिंग फोर्स जो है इस पे काम करेगा, मैक्सिमम होगा। कि भाई ये एक रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है कि भाई इसको फिर वापस यहाँ लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तो होल्ड नहीं कर सकता ना, ये यहाँ आएगा ही आएगा। तो ये इस तरीके के फोर्स को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उस पे क्या था, ये इस पोजीशन पे कोई फोर्स इस पे काम नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है और सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। इन केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम द रीस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो -kx होगा, जो जहाँ पे k जो है एक कांस्टेंट है। इन केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाई t = 2π √mass/k। तो इस तरीके से कुछ इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिला। अब हम बात कर लेते हैं जो सिंपल पेंडुलम होता है, यानी कि ये वाला सिंपल जो पेंडुलम होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो ये इट इज़ ए हेवी पॉइंट मास होता है, हेवी पॉइंट मास यहाँ पे मास होगा, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट, यहाँ पे है रिजिड सपोर्ट, ठीक है, बाई मीन्स ऑफ एन इलास्टिक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ये इलास्टिक होगा, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होगा, ठीक है।
टाइम पीरियड जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का वो होगा t इज़ इक्वल टू, ये है आपका l, ये इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये l है, ठीक है। और g की वैल्यू तो आएगी ही आएगी इसमें। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। तो जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ही टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा लेंथ होगा पेंडुलम का उतना ही ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा, क्योंकि l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, अंडर रूट l के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। g की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टाइम पीरियड जो है आपका क्या होगा, क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि g नीचे है। तो g की वैल्यू तो 10 ही के आसपास रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि g को अगर देखा जाए तो पोल्स पे g की वैल्यू जो है मैक्सिमम रहती है, और देखें तो इक्वेटर पे g की वैल्यू सबसे कम रहती है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का ये याद रखिएगा, t इक्वल टू 2 पाई इंटू l अपॉन जी होता है, वेयर l जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ये वाला जो है ये पार्टिकुलर l होता है, ठीक है, ये पूरी लंबाई जो है l होती है। एंड द मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो होता है 84.6 मिनट, ये पूछा गया था। मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो 84.6 मिनट होता है, और कई बार पूछा जा चुका है। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का वो 84.6 होता है, और कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है। जो एक सिंपल पेंडुलम होता है विद द टाइम पीरियड ऑफ 2s इज नोन एज द सेकेंड पेंडुलम। विथ सिंपल पेंडुलम विथ टाइम पीरियड ऑफ 2s इज नोन एज, जिसका टाइम पीरियड 2s होगा, 2 सेकेंड होगा, उसे सेकेंड पेंडुलम कहा जाता है, सेकेंड पेंडुलम कहा जाता है, ठीक है, एक फैक्ट है। अब देखिए कुछ और आपको फैक्ट है यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कि क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन के तौर पे आते हैं आपके एग्ज़ाम में। सो एक जो पेंडुलम क्लॉक है, हम आपने देखा होगा ना, घड़ी ऐसी होती है, नीचे उसके ऐसे लगा होता है, कुछ इस तरीके से घड़ी होती है, और ये जो पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है इसमें, और घड़ी चलती है, ठीक है, घड़ी चलती है इस तरीके से घड़ी होती है, तो घड़ी चलती है, नीचे पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो इस तरीके की घड़ी को पेंडुलम घड़ी कहते हैं। सो ए पेंडुलम क्लॉक गोज स्लो इन समर एंड फास्ट इन विंटर। क्यों समर में क्यों स्लो हो जाता है, विंटर में फास्ट क्यों हो जाता है, ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। समर में ये क्या होता है, स्लो हो जाता है, और विंटर में फास्ट हो जाता है। तो ये घड़ी है, इसका पेंडुलम है, ठीक है, ये घड़ी है, इसका पेंडुलम है। समर में हम क्या जानते हैं कि लेंथ जो है किसी चीज़ का बढ़ जाता है, तो पेंडुलम का जो ये इलास्टिक जो है, इलास्टिक सस्पेंडेड जो है, इसका लेंथ जो है बढ़ जाएगा, लेंथ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और मैंने क्या बोला था, लेंथ जब बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी होता है। तो लेंथ बढ़ गया तो क्या हुआ, आपका t का पीरियड बढ़ गया, t की वैल्यू ज़्यादा आएगी, टाइम पीरियड ज़्यादा होगी, यानी कि एक ओसिलेशन करने में इसको ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय ओसिलेशन करने में लगता है तो घड़ी जो है स्लो हो जाती है, हमेशा याद रखिएगा। वही अपोजिट केस होगा, विंटर में क्या होगा, एल की वैल्यू कम हो जाएगी, और एल की वैल्यू कम होने की वजह से जो है टाइम पीरियड जो है उसका वो भी कम हो जाएगा, और टाइम पीरियड कम होगा तो घड़ी जो है फास्ट हो जाती है, पेंडुलम घड़ी की बात करें। अगला पॉइंट कहता है कि इफ़ ए सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड इन ए लिफ्ट डिसेंडिंग डाउन, एक कोई लिफ्ट है, उसमें सिंपल पेंडुलम जो है आपने उस रखा हुआ है, और ये लिफ्ट जो है नीचे आ रहा है विथ एक्सेलरेशन, देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। अगर ये नीचे आ रही है, एक्सेलरेशन के तौर पे आ रही है, तो डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन, देन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी इंक्रीज्ड, और वही अगर चढ़ रही है ये लिफ्ट तो टाइम पीरियड जो है डिक्रीज होगा। अब क्यों होगा ये समझने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन जो है इसमें ज़्यादा है, नीचे आ रही है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है तो क्या होगा, लिफ्ट जो है धरती से ऊपर है, ऊपर से नीचे आ रही है,
तो ऊपर होगी, हम जानते हैं कि धरती से जितना ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होती रहती है। अब इस केस में जो है जी की वैल्यू ऊपर से नीचे आ रहा है तो ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है, धरती की तरफ आ रहा है, तो जी की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, जी की वैल्यू बढ़ गई तो टी इक्वल टू क्या होता है, 2π√L/g। जी की वैल्यू बढ़ेगी तो टी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि टाइम पीरियड कम होगा। टाइम पीरियड कम होगा तो क्या होगा, क्या होगा, सॉरी, जी की वैल्यू कम हुई है ना, तो कम हुई है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। जी की वैल्यू बढ़ी है तो नीचे जितना ज़्यादा रहेगा ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी, मान लो यहाँ पे, तो इस तरीके से जो है टाइम पीरियड जो है इसका पेंडुलम का इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है। और जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा इसमें जब ऊपर से नीचे जा रही है लिफ्ट, उसमें पेंडुलम आपने रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि भाई टी की वैल्यू डिपेंड करती है जी पे भी। ठीक है, और ऊपर से कोई नीचे आ रहा है चीज़ तो जी की वैल्यू वहाँ पे ऑलरेडी कम है, कम है, ऊपर है तो कम है, तो क्या होगा, क्या होगा आपका जो है टाइम पीरियड जो है वो होता है 2π√L/g। तो जी कम है तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो जी की वैल्यू ज़्यादा है तो टाइम पीरियड कम होगा। इस तरीके से इसको आप समझिएगा। इफ़ ए लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जी की वैल्यू जो है ज़ीरो हो जाती है, जब कोई चीज़ फॉल करती है फ्रीली तो जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो क्या आएगा आपका, टी इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। तो यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो टी की वैल्यू जो हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें मून पे चंद्रमा पे आप चले जाओ, एट मून द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बिकॉज जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो क्या है, जी, जो जी की वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ, तो वहाँ पे जो है मून पे वो 1/6 हो जाती है। तो मून पे जो है टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि अगेन हम देखेंगे कि टी इक्वल टू क्या होता है 2π/L/g। ठीक है, तो यहाँ पे जी की जो वैल्यू है वो g/6 है, तो ये 6 ऊपर आएगा और ये जो है ऐसे हो जाएगा, 6 टाइम जो है बढ़ जाएगा आपका टी का वैल्यू, 6 टाइम नहीं, √6 टाइम, तो जो है टी का वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, इसमें फॉर्मूला में जी के जगह पे g/6 कर लेना, तो मून पे जो है पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक साउंड वेव्स। डिस्कस करते हैं साउंड वेव के बारे में। तो वेव सबसे पहले समझिए क्या होता है। वेव कुछ नहीं, डिस्टरबेंस होता है। वेव कुछ नहीं, सिर्फ डिस्टरबेंस होता है। जब आप समुद्र के किनारे बैठते हो ना तो आपको दिखता होगा कुछ इस तरीके से पानी आता है, ये वेव जो है ना ये कुछ नहीं है, डिस्टरबेंस है। ठीक है, अगर कुछ डिस्टरबेंस नहीं होता तो पानी बिल्कुल सीधा बहता, लेकिन चूंकि इस सतह पे हवा आ रही है, हवा लग रही है और हवा इसको धक्का दे रही है, तो ऐसे 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 ये हो क्या रहा है, तो वेव जो है एक डिस्टर्बेंस होता है। वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस विच प्रोपोगेट्स, जो कि आगे बढ़ता रहता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता रहता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। तो होता क्या है कि जैसे मैंने अभी वाटर का एग्जांपल लिया, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल केस होता तो किसी इस तरीके से पानी बहता सीधा बिल्कुल, लेकिन चूँकि इसके सतह पे हवा लग रहा है, तो हवा क्या है, इसको डिस्टर्ब कर दे रहा है। ठीक है, और ये डिस्टर्बेंस जो है ये एक एनर्जी को प्रोपोगेट करता है, ये ऐसे एनर्जी ऐसे 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 एक हाई एक लो बनाते हुए जाएगा। तो एज सच जो है मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक है, सो वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन आर नोन एज पल्स।
बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो वेव होगा उसे पल्सेस कहते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। वेव्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है मैकेनिकल वेव, जो कि किसी भी जैसे हवा से जनरेट हुआ वेव क्या होगा, मैकेनिकल वेव होगा। उसमें कोई ना कोई जो है मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है मैकेनिकल वेव के लिए। मैकेनिकल वेव जो है बिना किसी मीडियम के नहीं ट्रैवल कर सकता है। वो चाहे मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इसको चाहिए मीडियम। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें आपको कभी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। तो एक एक करके देखते हैं मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम, जैसा कि मैंने बताया था अभी। वो चाहे सॉलिड हो सकता है, जैसे कि साउंड को आप सॉलिड पे जनरेट कर सकते हो। सॉलिड के लोहा है, उस पर आप किसी लोहे से मारो, देखो कैसे वेव जनरेट होगा। उस वेव जनरेट होने की वजह से जो है टन से आवाज़ आएगी। ठीक है, लिक्विड, गैस, इन सब में जो है वेव जनरेट होते हैं। तो मैकेनिकल वेव जो है वो उनको मीडियम चाहिए फॉर देयर प्रोपोगेशन, ताकि वो आगे बढ़ सके, एनर्जी को प्रोपोगेट कर सके। दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, या फिर इलास्टिक वेव्स भी कहते हैं इसे। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं। मैकेनिकल वेव भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। तो जो साउंड है, साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। मान लो ये आपका मुंह है। ठीक है, मान लो आपका ये मुंह है। आपने यहाँ से कुछ बोला तो एटमॉस्फेयर है, एयर है। एयर में ये जो है एनर्जी जो है हिट करेगी एयर को, तो एक जगह जो है ऐसे हो जाएगा और एक जगह ऐसे हो जाएगा। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है हमेशा ऐसे ऐसे एक सीधी लाइन में चलती है। ठीक है, वही अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से चलती है, ऊपर नीचे चलती है। लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे ऐसे चलेगी और ट्रांसवर्स वेव ऐसे ऐसे चलती हैं। ठीक है, सो इफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, द वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जैसे कि वेव्स ऑन स्प्रिंग और साउंड वेव्स, ये जो है एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। ठीक है, मैंने बताया ना कि आपका ये मुंह है, आपने बोला तो जो यहाँ पे एयर है वो डिस्टर्ब होगा आपके बोलने की वजह से, ये ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा और एक जो है नॉर्मल चलेगा, ऐसे चलेगा। तो साउंड वेव और जो है आपका साउंड वेव कह सकते हैं, स्प्रिंग वाला वेव जो है, वेव ऑन स्प्रिंग, ये सब जो है आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। इफ़ द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स परपेंडिकुलर, मान लो कि आपने एक यहाँ पे जो है रस्सी ली, उसको ऐसे बांध दिया और यहाँ पे एक पॉइंट कर दिया, उसको रंग दिया, मान लो यहाँ पे ना उस रस्सी पे कलर कर दिया। अब आप रस्सी को आप ऐसे हिलाओ तो ये कुछ इस तरीके से करेगा। तो यहाँ पे जो है वाइब्रेट करेगा ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, बट ये जो है ऐसे ऐसे उसके परपेंडिकुलर करेगा। तो इस तरीके के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। वेव्स ऑन स्ट्रिंग जो होता है ना, उसके ऊपर धागा जो होता है, अंडर टेंशन अगर खींच के रखोगे, उसको ऐसे हिलाओगे तो ऊपर नीचे करेगा। ये एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, वो भी एग्जांपल है ट्रांसवर्स वेव का। ठीक है, तो एक वेव जो होता है, ए वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रफ एंड क्रेस्ट। ठीक है, वेव में क्या होता है, ट्रफ एंड क्रेस्ट होता है, या फिर कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन होता है। तो ट्रफ एंड क्रेस्ट के उसको समझने के लिए कुछ इस तरीके से समझो। मान लो कि समुद्र में लहरें उठी हैं ऐसे, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा उठा हुआ यहाँ से लेकर, ये वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट। और ये जो निचला जो पोर्शन है, यहाँ पे जो लोअर पोर्शन है, इसे हम कहेंगे ट्रफ। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ समझ में आई। अब मैं समझाता हूँ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है।
तो जब मैंने बोला कि भाई किसी ने ये बोला, मुंह से बोला, आवाज़ निकाली, तो यहाँ पे तो मीडियम है, एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक जगह कंप्रेशन आ जाएगा, पूरा जो है कंप्रेस हो जाएगा एयर यहाँ पे, और एक जगह ऐसा ऐसा रहेगा रेयर फ्रैक्शन, फिर एक कंप्रेशन आएगा, फिर एक रेयर फ्रैक्शन आएगा। इस तरीके से वेव आगे बढ़ता रहता है, इस तरीके से वेव आगे बढ़ता है। जैसे आप साउंड वेव देखते होगे ना, ऐसे ऐसे आता होगा, यहाँ नॉइज़ होगा, यहाँ ऐसा आ जाएगा, फिर सीधा चलेगा, फिर ऐसा आ जाएगा। आपने देखा होगा, जो रिकॉर्डिंग होती है उसमें देखना, ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है, लॉन्गिट्यूडनल वाला है ये, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो अब हमने ये देख लिया यहाँ तक। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ट्रफ, जो दो क्रेस्ट होते हैं, या फिर ट्रफ या क्रेस्ट हो, या फिर जो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन हो, इसको हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला कि यहाँ पे दो, ये एक क्रेस्ट है और ये एक क्रेस्ट है, इन दोनों के बीच की दूरी को, इसको जो है हम वेव लेंथ कहेंगे, ठीक है। या फिर जो दो कंसेक्यूटिव जो ट्रफ है, इनके बीच की भी दूरी निकालोगे तो ये भी आपको क्या कहलाएगा, वेव लेंथ कहलाएगा, वेव लेंथ कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका ट्रफ और क्रेस्ट वाले में। अगर कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वाले में देखोगे तो एक ये कंप्रेशन है, फिर एक रेयर फ्रैक्शन आया ऐसे ऐसे, फिर एक कंप्रेशन आया, फिर एक रेयर फ्रैक्शन आया। तो दो कंसेक्यूटिव, आप अगर दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच की दूरी निकालोगे तो वो वेव लेंथ होगा, या तो आप दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच की दूरी निकालोगे तब भी वो क्या होगा, वेव लेंथ होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब मान लो कि ये कोई धागा था, इसमें आपने इसको छेड़ दिया, अब ये धागा कुछ इस तरीके से हो गया, वेव आ गया इसमें। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ये होगा, तो यहाँ से एक लाइन खींच लो, ये मीन पोजीशन। यहाँ से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, इस पर्टिकुलर चीज़ को क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब एक है फ्रीक्वेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। देखो एक ऑसिलेशन क्या होता है, एक बार ऐसे गया, एक बार नीचे आया, फिर एक बार ऐसे आया, फिर एक बार नीचे आया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है एक ऑसिलेशन होता है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, एक ऑसिलेशन हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और इसे हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। टाइम पीरियड क्या होता है, सिंपल टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, मतलब कि फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट कर दो, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दोगे ना, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड होता है आपका टाइम टेकन फॉर 1 ऑसिलेशन, 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो चलिए दोस्तों हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो वैसे वेव जिनको किसी मीडियम की ज़रूरत ना हो, ध्यान दीजिएगा, द वेव विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी कि ना उन्हें सॉलिड चाहिए, ना उन्हें लिक्विड चाहिए, ना उन्हें गैस चाहिए, मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है उनके प्रोपोगेशन के लिए, विच कैन प्रोपोगेट इवन दो द वैक्यूम आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सके वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये जो होते हैं हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रांसवर्स वेव होते हैं, कभी लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होते हैं। ये हमेशा ट्रांसवर्स वेव होते हैं, कभी लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की हमने चर्चा करी थी, तो हम जानते हैं कि वो हमेशा उनको मीडियम चाहिए। द वेव लेंथ रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज़ 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁴ मीटर तक हो सकता है। इतना इनका रेंज है इनके वेव लेंथ का।
कैथोड रेज जो होता है, कैथोड रेज, कैनल रेज, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, कैथोड रेज, कैनल रेज, अल्फ़ा बीटा रेज जो भी हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान दीजिएगा, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लोग सोचते हैं कि ये रेज है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे, नहीं है। वही अगर बात करें लाइट वेव, हीट का जो रेडिएशन होता है, हीट के रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। अगर हमें दो चीज़ दे दे कि भाई फ्रीक्वेंसी इतनी है, वेवलेंथ इतना है, लेमडा जिसे कहते हैं, तो आप डेफिनेटली वेलोसिटी वेव की निकाल सकते हो। आपको दो चीज़ मिल जाए, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी ऑफ द वेव जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द वेव होता है, हमेशा याद रखिएगा, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। चलिए यहाँ तक हमने देख लिया दोस्तों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, साउंड वेव्स की बात करते हैं। साउंड वेव्स की बात करते हैं तो दोस्तों जो साउंड वेव्स होते हैं वो हमेशा सबसे पहली बात वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होते हैं। मैकेनिकल मतलब कि उनको मीडियम चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं यानी कि इस तरीके से प्रोपोगेट करते हैं, इसी दिशा में करेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं करते हैं, आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होते हैं, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। एंड द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव विच लाई इन द रेंज 20 हर्ट्ज, इससे नीचे भी आपको सुनाई नहीं देगा और 20,000 से ऊपर भी आपको सुनाई नहीं देगा। इस रेंज को हियरिंग रेंज कहते हैं, ऑडिबल रेंज कहते हैं। और ये साउंड का जो है ऑडिबल रेंज जो है ह्यूमन ईयर को इस रेंज में सुनाई दे देगा, ठीक है। दीज आर सेंसिटिव टू द ह्यूमन ईयर, ऑडिबल है ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और ये सवाल पता नहीं लाखों बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि रेंज बताइए जिस रेंज में इंसान जो है साउंड को सुन सकता है, वो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। रहता है द लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 तक मैंने कहा था कि ये ऑडिबल होता है ह्यूमन के। लेकिन अगर वो 20 से भी नीचे चला जाए तो इस तरीके के वेव को इंफ्रासोनिक कहते हैं, जो कि अर्थक्वेक में प्रोड्यूस होते हैं और हम इसे नहीं सुन सकते। लेकिन कुत्ते वगैरह ये सब सुन लेते हैं, तो इसलिए वो बेचैन हो जाते हैं। जानवर बहुत सारे हैं जो अर्थक्वेक आने से पहले ही बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि ये उनको 20 हर्ट्ज से नीचे सुनाई दे देता है। तो 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड की फ्रीक्वेंसी वाले को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है। और जो 20,000 से ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, उसे हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। दो बातें मैंने बताई कि 20 हर्ट्ज से नीचे इंफ्रासोनिक होता है, अच्छा एग्जांपल है अर्थ के। एक बात मैंने और बताई कि भाई 20,000 से ऊपर को जो है अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड वगैरह में ये यूज होता है। आप इंसानी कान जो है इन वेव्स को 20 से नीचे और 20,000 से ऊपर को डिटेक्ट नहीं कर सकता। इंसानी जो कान है वो 20 से नीचे और 20,000 से ऊपर के फ्रीक्वेंसी की साउंड को नहीं डिटेक्ट कर सकता है। जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, दे आर यूज फॉर सेंडिंग सिग्नल्स। जैसे कि आप डीप सी में सुना होगा सोनार जो टेक्नोलॉजी है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव ही भेजा जाता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज फॉर सेंडिंग सिग्नल्स, मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी। पैथोमीटर जो है इसी पे काम करता है। क्लीनिंग क्लॉथ्स एंड मशीनरी पार्ट्स ऑफ क्लॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अल्ट्रासोनिक वेव जो है ना मशीनरी पार्ट्स को भी क्लॉक के ठीक कर देता है, क्लीन कर देता है। इसके अलावा रिमूविंग लैम्प सूट फ्रॉम द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज, अल्ट्रासोनिक वेव काम को फेंका जाता है। और अल्ट्रासोनोग्राफी जो पेट वेट की जो होती है, सोनोग्राफी जो करवाते हैं, वो भी इसके द्वारा किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, सितार गिटार बहुत सारे हैं। यूजेज वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, जैसे कि सितार है, सितार कुछ इस तरीके से होता है ना, चलो एक तारा ही ले लो, एक तार का बना होता है ऐसे, ये इसको बजाओगे टिंग डिंग 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 बजेगा, ठीक है। गिटार सितार ये सब स्ट्रिंग वाले
ये वाइब्रेशन के बेसिस पे बजते हैं। और इन ओपन ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स ऑल हार्मोनिक्स विल प्रेजेंट, एंड फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओनली ऑड हार्मोनिक्स विल प्रेजेंट। अब हम थोड़ा सा स्पीड ऑफ साउंड के बारे में जिक्र कर लेते हैं कि जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए, मीडियम चाहिए। साउंड हम जानते हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव को मीडियम चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। और मीडियम क्या क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। तो साउंड की जो स्पीड है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में। आप कोई भी सॉलिड पे, कोई भी लोहे टीने पे आप मार के देखो, टन से बजेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड सबसे ज़्यादा सॉलिड की होती है, साउंड की होती है सॉलिड में। उसके बाद जो होती है स्पीड सॉलिड की जो है लिक्विड से ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिक्विड आता है, और लिक्विड से ज़्यादा होती है गैस में, लिक्विड की गैस से ज़्यादा होती है, ठीक है। गैस में सबसे कम जो है स्पीड होती है साउंड की। सो व्हेन साउंड इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मान लो कि कोई साउंड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, लेट्स से कि सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, इट्स स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज। तो इसका स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो जाएगा। स्पीड हम जानते हैं, साउंड का स्पीड क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जिसे हर्ट्ज कहते हैं। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, साउंड इंटर करता है, तो इसका जो है स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज होता है, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है। याद रखिएगा, ये मतलब पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है कि भाई स्पीड और वेवलेंथ तो बदल जाएगी साउंड अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, फ्रीक्वेंसी रिमेंस सेम। फिर आता है कि स्पीड ऑफ साउंड रिमेंस अनचेंज बाय इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई भी असर नहीं पड़ता है, साउंड की स्पीड पे प्रेशर का कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। प्रेशर का कोई असर साउंड की स्पीड पे नहीं पड़ रहा है, ये भी एक फैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये बात सही है। अगर आप किसी मीडियम का जो है, किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो साउंड की स्पीड है वो बढ़ेगी। याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाया, साउंड की स्पीड बढ़ गई। टेम्परेचर कम किया, साउंड की डिक्रीज हो गई स्पीड। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होता है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है? 0.61 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, मीटर है, 0.61 मीटर पर सेकेंड होता है। व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाई, अच्छा इतना इंक्रीज होता है। एक्चुअली स्पीड तो जो है एयर में 340 के आसपास, 342 मीटर पर सेकेंड के आसपास स्पीड होता है। बट अगर आप 1 डिग्री जो है एयर का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वहाँ पे जो स्पीड बढ़ेगी वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी, ठीक है, 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन ह्यूमिड एयर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और हम जानते हैं कि लिक्विड में ज़्यादा स्पीड होता है साउंड का एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ द एयर, गैस। तो अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी मतलब कि ह्यूमिड है तो मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा है एयर में, तो उस केस में साउंड का स्पीड भी ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू दैट ऑफ ड्राई एयर, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज़ लेस दैन द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, सॉलिड सबसे ज़्यादा डेंस होता है, लिक्विड उससे कम डेंस होता है। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम इज कॉल्ड मैक नंबर। स्पीड ऑफ बॉडी हम जहाज़ की स्पीड को कैसे निकालते हैं? मैक में निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है ना, मैक में इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो जहाज़ का स्पीड होता है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा होता है। बिजली जो आती है हमारे पास, कड़कती है, तो बिजली का लाइट पहले आ जाता है, साउंड बाद में आता है, क्योंकि लाइट फास्टर ट्रैवल करता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि भाई जो रेशियो स्पीड ऑफ बॉडी, अब मान लो ये एक बॉडी है, इसका स्पीड
ठीक है, एक बॉडी है बी लिख देता हूँ, इसका स्पीड अपॉन द रेशियो बोल रहा है ना, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड। ये है साउंड का स्पीड, साउंड का स्पीड। तो ये अगर एक से ज़्यादा होगा तो ये मैक कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लो जो भी वैल्यू आएगी उसे मैक, उतना मैक कहेंगे, ठीक है। तो ये है एक रेशियो, मैक क्या है, एक रेशियो है, स्पीड ऑफ बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। सो इट इज़ ऑफन यूज्ड विद द न्यूमेरिकल मैक टू इंडिकेट द स्पीड ऑफ साउंड। मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑफ सोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड, अभी हमने देख लिया। व्हेन ए गन इज़ फायर्ड एट अ विजिबल डिस्टेंस, आपको दिख रहा है कि वहाँ से कोई गन फायर कर रहा है, द साउंड इज़ हर्ड ए लिटिल आफ्टर द स्मोक इज सीन। आप देखना हमेशा ऐसे होता है, क्योंकि साउंड जो है वो साउंड की वेलोसिटी होती है, बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मच हाइयर देन द दैट ऑफ साउंड। तो बिजली वाला भी कड़कना, वो भी एक अच्छा एग्जांपल है, गन से तो अच्छा एग्जांपल वही था। खैर, अब हम बात करते हैं इको। आप कहीं जाते हो और बोलते हो राम, तब तक उधर से आती है राम 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 राम, तो ये जो गूंज है इसको इको कहते हैं। सो द साउंड वेव्स रिसीव्स आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए हाई टावर और माउंटेन इज कॉल्ड इको, ठीक है। माउंटेन से टकरा के आपकी आवाज़ है, किसी पहाड़ी एरिया में जाओगे, बोलोगे राधा तो उधर से आवाज़ आएगी राधा राधा राधा। तो द साउंड वेव्स रिसीव्ड आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम हाई टावर या फिर माउंटेन। मान लो आप एक ऐसी जगह पे गए, ये पहाड़ है, फिर ऐसा ऐसा पहाड़ है, आप इस पहाड़ पे हो और यहाँ सामने पहाड़, इधर मुंह करके आपने चिल्ला दिया राधा। अब राधा जाएगा, यहाँ टकराएगा, फिर आपके वापस कान में आएगा राधा। टू हियर इको, जो मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जर्वर, अब आपने बोला है और आप ही ऑब्जर्वर हो, और जिस रिफ्लेक्टर की पे आप मान लो जो ये रिफ्लेक्टर यहाँ से साउंड वापस आई है, तो इन दोनों के बीच की दूरी जो है 17 मीटर मिनिमम होनी चाहिए, वरना इको नहीं सुनाई देगा। टू हियर इको द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टर शुड बी 17 मीटर। परसिस्टेंस ऑफ द ईयर इज़ 1/10 सेकेंड, ठीक है। अगर 1/10 सेकेंड से कम समय में आवाज़ आपके पास आ गई तो आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है। 1/10, मान ली किसी ने बोला राम, और तब तक किसी ने 1/10 सेकेंड के अंदर ही किसी ने बोले श्याम, तो आपको श्याम नहीं सुनाई देगा। समझ में आई बात? मतलब कि 1/10 का गैप चाहिए आपको, 1/10 सेकेंड का, एक से दूसरे आवाज़ को सुनने के लिए। एट द मून द इको इज़ नॉट हर्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमोसफियर। मून पे एटमोसफियर है ही नहीं, मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम है। हम जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव वहाँ पे ट्रैवल ही नहीं करता है, तो मून पे आपको इको सुनाई ही नहीं देगा। इको क्या, आम लोग बात करेंगे, दो लोग, तो वहाँ पे सुनाई नहीं देगा, मीडियम ही नहीं है। फिर आता है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट क्या है? डॉपलर इफेक्ट काफ़ी फेमस है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट काफ़ी फेमस है। मान लो कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन इधर चल रही है, आप यहाँ बैठे हो, तो ये ट्रेन एक, मान लो कि इसने वेव जनरेट किया यहाँ पे, फिर इसकी चल रही है, फिर अब ये गाड़ी यहाँ पे आ गई और यहाँ से जनरेट किया ऐसे। तो इस तरीके से जो लगातार आपको बढ़ते हुए क्रम में जो आपको मिल रहा है आवाज़, उस तरीके के इफेक्ट को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इफ़ देयर इज़ ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ द साउंड एंड ऑब्जर्वर, ठीक है, आप भी इधर से इधर चल रहे हो और ये भी इधर आ रहे हो, तो रिलेटिव मोशन है, आप भी इधर जा रहे हो और ये इधर आ रही है, तो दोनों का जो है साउंड जो है स्पीड के साथ आ रहा है, और तब तक व्हीकल भी आगे बढ़ जा रही है। सो इफ़ द रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर, द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाई ऑब्जर्वर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाई द सोर्स, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। बहुत सारे रडार जो है डॉपलर इफेक्ट पे काम करते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिक्रीजेज, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और जब ये डिस्टेंस जो है बढ़ जाता है तो फ्रीक्वेंसी घट जाती है। तो यहाँ पे साउंड वेव खत्म हुआ। अब आता है हीट।